प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास करनाल, हरियाणा से। फिलहाल ये लोग रहते बाहर हैं, शायद अमेरिका या किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे देश में, और वहाँ से उन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले तो अ, मुझे विश्वास पात्र बनाने के लिए बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों की दृष्टि में आपकी कुंडली के अध्ययन के योग्य होता जा रहा हूँ। ये बहुत गहरी बात है और बहुत बड़ी और ऊंची बात है मेरे जैसे अदने से छोटे बालक के लिए, कि आप लोग मुझे विश्वास करके अपनी कुंडली मुझे भेजते हैं और संतुष्ट होते हैं। भगवान की अति कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, बड़े बूढ़ों का, कि वो कम से कम मुझे आ, आप लोगों की दृष्टि में उस योग्य बना रहे हैं। अन्यथा तो सब यूं ही है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कुंडली के पंचांग पे। भाद्रपद माह में जन्मे हैं ऐसे लोग बड़े सुंदर होते हैं। भाद्रपद माह में जन्म लोग सुंदर होते हैं और भरणी नक्षत्र वाले लोग सुंदर होते हैं। इनका जन्म भरणी नक्षत्र में ही हुआ है ना? तो ये बड़ा एक बेहतरीन बाह्य स्वरूप के मामले में ये एक अच्छी कुंडली हो जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर ये बात कही गई, शास्त्र में बात लिखी, सामुद्रिक शास्त्र में, जिसमें हस्तरेखाएं, व्यक्ति का जो बाह्य स्वरूप होता है, हस्त हाथ की रेखाओं के साथ साथ आंखों के नैन नक्श, होठ, बिंबा आदि जितने भी होते हैं, उनके अंगों के आधार पर एक सिद्धांत निकल करके आया कि जो व्यक्ति देखने में सुंदर होता है वो धनवान और सुखी और लक्ष्मीवान बना रहता है। ये भी बात है। जो देखने में कुरूप है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो देखने में सुंदर है उसको धन आसानी से और जल्दी ही सफल होते हुए भी देखा जाता है। लेकिन उसकी सुंदरता उसकी सफलता में सहायक होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अगर बैठा भी रहेगा तो भी अपनी सुंदरता के बल पे कमाता रहेगा। ऐसा कई मामलों में आजकल होता है। पर फिर भी शास्त्र में तो यही बात आई एक लाइन की, कि जो सुंदर देखने में होता है ना, जिसके गले की आकृति शंख की हो, है ना, ओठ बिल्कुल ही सुंदर हो, है ना, कपोल एकदम बिल्कुल खिले हुए हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, सीना चौड़ी हो, है ना, भुजाएं सुगठित हों, कमर बिल्कुल ही एकदम पतली हो, है ना, जो भी सुंदरता के मायने पैमाने होते हैं, उस सिद्धांत पे खरा उतरने वाला व्यक्ति भाग्यशाली, राजसिक सुखों को भोगने वाला, लक्ष्मीवान और संपत्तिवान होने के साथ साथ सुखी होता है। तो दक्षिणायन में इनका जन्म होता है। दक्षिणायन भाद्रपद माह। तो दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति जो होता है वो कम से कम उसके जितने भी पापक ग्रह हैं वो दक्षिणायन में बली होने लगते हैं। और पापक ग्रह के बलवान होने की स्थिति में कई बार जातक अपने पराक्रम के बल पे स्वयं को सुखी बनाने वाला होता है। मंगलवार को जन्मे हैं। मंगलवार को जन्मे जो लोग होते हैं वो तेजस्वी, गंभीर। मैंने कल एक कार्यक्रम बनाया था अपने मेन चैनल पे, नकुल पाराशर वाले चैनल पे। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है, जिसमें मैंने तीसरे भाव की व्याख्या की थी बहुत ही सरलता से, तो अगर आप लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने तीसरे भाव की बात कही थी और जिसमें मंगल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसमें मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव मजबूत होते हों, बलवान होते हों, वो व्यक्ति बड़ा ही श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करने वाला, गंभीर मानसिकता वाला और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलने वाला होता है। मंगलवार को जन्मे हैं और मंगल इस कुंडली के लिए 12वें के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी हैं। इस कुंडली के मारक ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करेंगे और सप्तम भाव में बैठ करके ये मारकेश होंगे। यानी कि इस कुंडली के लिए मंगल जैसा ग्रह मारक ग्रह होगा। और मंगल की दशा में जब कभी भी राहु का अंतर आए या राहु की दशा में जब कभी भी मंगल का अंतर आए तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से, धन से, वैचारिक मतभेदों से, दिनचर्या से, पड़ोसियों से, पति पत्नी से, दाम्पत्य से, कहीं ना कहीं से कठोरता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उससे और भी अगर देखें तो मंगल में शनि का अंतर आ जाए या मंगल में बुध का अंतर आ जाए तो भी ये महादशा और अंतरदशा जातक के जीवन को स्वास्थ्य से, आयु से, माता की बीमारियों से, पिता के कारोबार से, अपने स्वयं की दिनचर्या से परेशानी
देखने को मिलती है। और मंगल इस कुंडली के लिए सप्तम भाव में बैठे हैं, रुचक योग बना रहे हैं। कहने को तो ये रुचक योग बन रहा है और उनका सुख भी संपूर्णतया चतुर्थ भाव के सूर्य और बुध के कारण मिल रहा है। पर फिर भी वहां पे जो सप्तम भाव में राहु और मंगल का प्रभाव जा रहा है, इस वजह से, और उस भाव से छठवें घर में चंद्रमा, उस भाव से छठवें घर में गुरु बैठे हैं, उस भाव से छठवें घर में शनि बैठे हैं नीच के, जिनका नीच भंग मंगल के कारण हो रहा है। शनि नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग सूर्य के कारण भी हो रहा है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और वो स्वग्रही बैठे हैं। यहाँ पे मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, इस वजह से दो दो तरीके से शनि का नीच भंग होगा। यानी कि इस कुंडली के लिए जो भाग्य और नवम भाव का स्वामी होने के साथ साथ दशमेश होते हैं, नवम और दशम के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के प्रभावों को नीचता में लेके जा रहे हैं, नीच करा रहे हैं, जिस कारण से व्यक्ति कई बार अपने कर्तव्यों के पथ से विचलित होता हुआ नजर आ रहा है ना। तो जो उसका कर्तव्य होना चाहिए, जो उसके गुण दोष होने चाहिए, जो अनुशासन होना चाहिए, उसके जीवन में उसको थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलती है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो मंगल रुचक योग बना रहे हैं, परंतु जन्म कुंडली वृष लग्न की बनी है और इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं। मारक ग्रह का बहुत ज्यादा बलवान हो जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी अवस्था में मंगल की दशा में, शनि की दशा में, शनि चूंकि अस्त होकर के बैठे हैं 12वें भाव में, तो भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जातक कम से कम अपने पराक्रम के बल पे और अपने क्षत्रियत्व के गुण पे, है ना, क्षत्रिय गुणों का, धर्मों का पालन करने वाला, समाज का सेवक, समाज का हित चिंतक, समाज की सुरक्षा और गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखने वाला होता है और पराक्रमी, दिव्य, श्रेष्ठ बुद्धि का, और ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं षष्ठी तिथि के चंद्रमा, ये शुभग्रह होते हैं। इस अवस्था में कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जब शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति को नौकरी करने वाला बनाएंगे। जहां व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हुए या किसी भी तरीके से नौकरी करने वाला और नौकरी में सफलता अर्जित करने वाला होता है, उसके पास लगातार धन आता है और संततिवान भी कम से कम बना रहता है। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख उसे कई बार अपने माता और अपने पिता के भी प्रभावों से मिलता रहता है। ध्रुव योग में जो लोग जन्मे होते हैं वो ध्रुव की भांति सफल होते हैं और स्थिर मानसिकता के होते हैं। ध्रुव स्थिर थे। ध्रुव, राजा ध्रुव, है ना, उत्तानपाद के पुत्र। तो क्या कहा कि ध्रुव ने जब अपने पिता के साम्राज्य को छोड़ा और वन को गए, तो उनकी पिता के द्वारा उनकी माता को, है ना, हर महीने 2.5 सेर चावल मिलता था खाने के लिए। 1 महीने में 2.5 सेर चावल उनको मिलता था। ध्रुव की माता को उनके पिता के द्वारा दिया जाता था, क्योंकि अकेली थी। पुत्र जो था वो ध्रुव, वो तो बाहर जंगल में चले गए थे भगवान के नामों का स्मरण करने के लिए। तो जब ध्रुव के पिता उत्तानपाद को ये बात पता चला कि ध्रुव चले गए हैं जंगल में, तो उन्होंने उनकी अप्रशंसा न हो, लोग उन्हें समाज में या उनका राज्य, उनके राज्य के लोग, उनकी प्रजा उनको उनकी शिकायत ना करे, उनकी निंदा ना करे, इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम अपने बच्चे को, बेटे को बुला लो, मैं तुम्हारे 2.5 सेर चावल को बढ़ा करके 5 सेर कर दूंगा। हर महीने जो 2.5 सेर देता हूं वो 5 सेर कर दूंगा। ये बात जब सुनीति नाम था उनका, सुनीति को बताया गया, तो उन्होंने अपने पुत्र से ये बात कही, या किसी तरीके से ध्रुव को ये बात पता चल जाती है कि मेरे वंश आ जाने से मेरी माताजी को जो चावल पहले पूरे महीने का 2.5 सेर मिलता था वो 5 सेर मिल रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, भगवान के मार्ग पर चलने का सबसे पहला फल तो यही मिल गया कि जो पहले 2.5 सेर मिलता था वो 5 सेर मिल रहा है। अभी तो ये शुरुआत मात्र है। तो कहने का अर्थ है कि ध्रुव जो होते हैं वो अटल सत्य होते हैं, वो अटल थे। उन्होंने जो ठान लिया था वो सबसे कम उम्र में उन्होंने भगवान की तपस्या की और उन्हें प्राप्त भी किया, भगवान की भक्ति प्राप्त की, और भगवान के प्राप्त होने के बाद, उनका दर्शन होने के बाद कई हजार वर्षों तक शासन भी किया, है ना। कई मनवंतर तक उन्होंने शासन किया, कई वर्षों तक शासन किया, ऐसा ही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि
ध्रुव योग में जो लोग जन्मे होते हैं वो अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाले होते हैं और बड़े ही अभिमानी भी होते हैं। स्वाभिमान और अभिमान दोनों से युक्त होते हैं। अभिमान अच्छा नहीं होता, पर स्वाभिमान फिर भी ठीक है, तो स्वाभिमानी होते हैं। आगे बढ़ के बात करें, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति में कभी कभी आलस्य भी देखने को मिलता है, जिद भी है, हठ भी है, क्रोध भी है, किसी पे हावी होने का प्रभाव भी है, एनर्जी भी बड़ी अद्भुत तरीके की है, साहस है, बल है, पराक्रम है, सही निर्णय है, निर्णय में विश्वास है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण आती हैं। आगे बढ़ के बात करें तो इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है जो पंचांग में मैंने बताया उसमें क्षत्रियत्व का गुण। मंगल जब लग्न कुंडली को देखते हो तो व्यक्ति को क्षत्राणी बनाते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं, गुणों से परिपूरित बनाते हैं, दिमाग संतुलित रखने वाला बना देते हैं, परिस्थिति को समझने वाला, पूर्वाभास आकलन करने वाला, भविष्य को समझने वाला, प्लास्टिक का काम करने वाला, तकनीक को समझने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका उत्पादन करने वाला या उससे संबंधित काम करने वाला, चमड़े से संबंधित काम करने वाला, बड़ा ही जोरदार प्रहार करने वाला, जल्दी से झट से अपना पाला बदलने वाला, परिस्थिति के हिसाब से तुरंत तैयार हो जाना और बदल जाने वाला, तुरंत ही किसी पे आक्रमण करके उसको हराने वाला, है ना। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो जन्म कुंडली में यहाँ से आती हैं। उसके साथ साथ व्यक्ति दवाइयों का काम करता है, धन का लेन देन करता है, धन से संबंधित किसी को निर्णय देता है, किसी को सहायता करता है, किसी कंसल्टेंसी देने का काम करता है ना। तो ये सारी ही चीजें चंद्रमा के और मंगल के प्रभाव के कारण, और ये बातें मैंने आपको इतनी बताई। लग्न पे, नवमांश पे और दशमांश पे आते हैं तो लग्न कुंडली में वृष राशि स्थिर राशि का निर्माण होता है। चर प्रकृति के लिए एकादशवां भाव, स्थिर प्रकृति के लिए नवां भाव और द्विस्वाभाविक प्रकृति के लिए सातवां भाव बाधक भाव होता है। तो ये स्थिर प्रकृति की कुंडली है। यहाँ पे नवम भाव जो होगा वो बाधक भाव होगा और नवम भाव में बैठने वाले ग्रह बाधक ग्रह की भूमिका में जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी केतु की दशा चलेगी तो उस व्यक्ति के जीवन में बाधाओं से संबंधित योग देखने को मिलेंगे। केतु की दशा में धर्म में बाधा आए, व्यय में बाधा आए, मानसिक अव्यवस्थाओं में प्रगति जो है वो प्रभाव देखने को मिल जाता है, अव्यवस्था होने लगती है, चंचलता बढ़ जाती है, भ्रम बढ़ जाता है, कंफ्यूजन होने लगता है चीजों को लेकर के, व्यक्तित्व तो उजागर नहीं होता, स्पष्टतया व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पाता है, कम्युनिकेशन गैप होने लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है, विद्वता भंग होती है, यश मान पद प्रतिष्ठा जो आपको मिलना चाहिए, जो रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी आपको समाज में आपकी होनी चाहिए, जो क्रेडिट होनी चाहिए, वो सब केतु की दशा में कंफ्यूज होने लगता है। उसके बाद उसी पे देखें तो शुक्र और राहु भी इस भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इस वजह से उनकी भी दशा में कई बार छोटी मोटी परेशानियों से व्यक्ति को गुजरते हुए देखा जाता है। शास्त्रकार लिखते हैं लग्न के अधिपति का तीसरे भाव में बैठना पराक्रम करने पे विवश करता है या पराक्रमी बनाता है। अब वो पराक्रमी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और 12वें भाव पे गुरु और चंद्रमा विदेश से ही सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। 12वें भाव पे गुरु चंद्रमा का विदेश में ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी प्राप्त करेगा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर और विदेश में ही प्राप्त करेगा। धन कमाने के लिए जन्म कुंडली में पूरब की दिशा, पूर्वी देश या फिर इस कुंडली में काफी हद तक पश्चिमी क्षेत्रों में भी सफलता के योग बन रहे हैं। इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में केंद्र त्रिकोण योग बुध के कारण, चतुर्थ भाव में सूर्य स्वग्रही, इस वजह से धन मान पद प्रतिष्ठा संतान सुख दाम्पत्य विवाह करियर विद्वता बौद्धिकता नींद प्राणायाम और मोक्ष, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में मजबूत बन रही हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का तर्क बल ठीक है, भविष्य को देखने की शक्ति ठीक है, व्यक्तित्व को पहचानने की शक्ति बड़ी अद्भुत है, शत्रु और मित्र को समझाने की शक्ति बड़ी अच्छी है, सत्य और असत्य को समझने की शक्ति बड़ी अच्छी है ना, चिंतन बड़ा अच्छा है, कंसंट्रेशन बड़ा बढ़िया है। तो ये सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और कहने का अर्थ मेरा ये भी होगा कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे सूर्य और बुध जैसे बलवान ग्रह दशम स्थान को देखेंगे तो व्यक्ति के करियर को उज्जवल बनाएंगे। यानी कि इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का नौकरी वाला क्षेत्र बड़ा ही श्रेष्ठ बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। आगे बढ़ के अगर बात करते हैं तो एक बात और भी जो समझनी होगी कि इस कुंडली में
लग्न का मान 6 अंश का बना है। कृतिका नक्षत्र, चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र के। ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और साथ ही साथ अगस्त के पेड़ की जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ यज्ञ दान पूजा पाठ वगैरह जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी ब्राह्मण को प्रत्येक अमावस्या को कुछ ना कुछ दान, चाहे जहां कहीं भी हो वहां से जरूर भेजा करें। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो शिव मंदिर का दर्शन आवश्यक रूप से होगा। सूर्य को अर्घ, मांसाहार तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार व्यक्ति को गलत लोगों के साथ संग में जाते हुए देखा जाता है। चंद्रमा बैठे हैं मेष राशि में और नक्षत्र है शुक्र का, तो मंगल और शुक्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति कई बार नशे की चपेट में आ जाता है। गलत मैत्री में अभद्र लोगों के साथ उठना बैठना करना पड़ता है, या अपने वर्ण से अलग लोगों के साथ व्यापार करना पड़ता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यापार करना पड़ता है। गलत लोगों की संगति, शराब, नशा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गंदी आदत, गंदा प्रभाव, गंदा व्यवहार, इन सभी लोगों से व्यक्ति को से होकर के गुजरना पड़ता है, या इन जैसे लोगों के मध्य में रहना पड़ता है। तो ये जो स्थिति बनी है, आप जरा सोच के देखिए कि आपके चंद्रमा मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। और आप बाहर हैं तो बाहर के लिए ये तो चीजें सामान्य हो जाती हैं। तो हमें इन लोगों से अपने आप को, उनके बीच में रहने के बावजूद अपने आप को बचा करके रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो ये आपको भी अपने चपेटे में ले लेगा। कहता है शास्त्र कि शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले और ऐसे अभद्र व्यवहार करने वालों से संभाषण करना भी पाप का अर्जन करता है और पुण्य का क्षय करता है। ये बात मैंने आपको इतनी बताई। इस कुंडली में मैं आपको अब लग्न, नवांश और दशमांश, ये अभी तक मैंने जो आपसे चर्चा की है ये आपकी कुंडली के पंचांग पे था, जिसमें मैंने छोटे मोटे स्तर पे आपके कुंडली के ग्रहों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी। पर अब मुख्यतया हमारी जो बात होगी वो लग्न कुंडली और नवांशा और दशमांशा में बैठे ग्रहों पे होगी, जिसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस ग्रह की दशा में या किस ग्रह की अंतर्दशा में हमें अतिरिक्त या सावधान रहने की आवश्यकता है, अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है जन्म कुंडली के द्वितीय और 12वें और अष्टम के साथ सप्तम भाव बाधक, मारक या अन्य दोषों से युक्त होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सबसे प्रथमतया यहाँ पे जो सप्तम भाव में राशि बनी है, ये इस कुंडली के लिए मारक भाव की राशि है। यहाँ वृश्चिक राशि बनी है जो जल तत्व की राशि है, और यहाँ पे मंगल बैठे हैं जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। और राहु जैसे पापक ग्रह की दृष्टि है, राहु की यहाँ नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है। कई बार यहाँ पे इसे नीच दृष्टि कहा जाएगा। हालांकि इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस वजह से ये भाव दूषित हो रहा है। और इस भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ने के कारण ये भाव कमजोर या अपने आप को दोष युक्त बना रहा है। तो जब कभी भी वृश्चिक राशि यानी कि मंगल और मंगल की दशा चले और ऊपर से राहु की दशा चलेगी, तो हमें अपने स्वास्थ्य, अपने दाम्पत्य और अपने दिनचर्या पे और अपने व्यापार और नौकरी और साथ ही साथ नौकरी से जो प्राप्त होने वाला धन है उस पे हमें संकटों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि उस ग्रह की महादशा में जब कभी भी 6वें भाव में स्थित शनि, 6वें भाव में स्थित चंद्रमा और 6वें भाव में स्थित गुरु जो इस भाव से 6वें भाव में स्थित हैं, तो उस दशा काल में भी हमें निश्चित रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब कोई ग्रह महादशा में हो और अंतरदशा में बैठे ग्रह भले ही उसके क्यों न मित्र होते हों, जैसे मंगल के चंद्रमा और गुरु मित्र हैं, शनि मित्र नहीं है, पर वस्तुतः ये दोनों तीनों ग्रह मंगल से तात्कालिक मैत्री बोध में या पंचधा मैत्री चक्र में इस ग्रह से मैत्री में नहीं जा रहे। इस कारण से मित्र होने के बावजूद और वृष लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अष्टम और एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं, पापी भाव के स्वामी होते हैं। 12वें में बैठ करके वहां भी वो दोषयुक्त ही हो रहे हैं। इस वजह से जब कभी भी मंगल की महादशा में गुरु का अंतर, मंगल की दशा में चंद्रमा का अंतर और मंगल की दशा में शनि का अंतर आएगा, तो इस दशा काल में भी व्यक्ति के जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जहां व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाएं, माथे में दर्द, माथे का हेडेक और कई बार नजला, जुकाम, खांसी वगैरह होता है। और कई बार जो सेरेब्रम बोलते हैं ना, उसको सर में जो होता है, उससे संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ता है। एक बात और है कि इस वृष लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो अष्टम और तृतीय के अधिपति जब एक साथ 12वें भाव में बैठेंगे और मंगल चूंकि जन्म कुंडली में पहले ही मारक बन रहे हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों से संबंधों में हमें वहां पे सावधानी फिर से बरतनी होगी। कब? गुरु की दशा में, या कब? जब चंद्रमा की दशा चले।
जब मंगल की दशा चले, तो हमें वहां पे मंगल, चंद्रमा, गुरु की दशा में भाइयों के साथ भी संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। इसके अतिरिक्त हमें उस दशा काल में अपने आप को मेहनत के बल पे जो विषम परिस्थितियां बनेंगी, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में, चाहे दाम्पत्य में, उसको अपने आप को उस दशा काल में संतुलित करते हुए अपने आप को प्रूफ करना होगा। और जैसे ये दशा बीतेगी वैसे सब कुछ संकट के बादल छंट जाएंगे, है ना। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो इस कुंडली में शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठे हैं, जो लग्न के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में राहु पापक ग्रह होते हैं और कर्क राशि को वो अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। इस वजह से कर्क राशि में राहु का परिणाम यहाँ पे जातक के कम्युनिकेशन, उसके फैशन की समझ, उसका एक्स्ट्रा कम्युनिकेटिव होना और अपने पराक्रम पे 100% विश्वास करना और आशावादी प्रवृत्ति को रखने वाला बना देंगे। जबकि उसी राहु और शुक्र की महादशा अंतरदशा में जातक के जीवन में धन, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम रोशन करना और अपने कम्युनिकेशन के बल पे समाज को प्रभावित करना या परिष्कृत करके अपने आप को प्रस्तुत करने का योग पैदा कर देंगे। इसका अर्थ होगा कि राहु और शुक्र की महादशा में जातक के कम्युनिकेशन के बल पे, उसके वाणी के बल पे, उसके बुद्धि के बल पे, उसके ज्ञान के बल पे उसको सुखों में भोक्ता या सुखों का भोक्ता उसे बनाया जाएगा। चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध बैठे हैं। इस भाव को थोड़ा समझेंगे। चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध उतने बढ़िया नहीं होंगे जितने वो यहां बढ़िया होते या यहां होते लग्न में या एकादश में या दशम में या नवम में। तो कम से कम वो अगर इन भावों में नहीं बैठे हैं पर फिर भी चतुर्थ भाव को वो काफी हद तक उसमें कुछ नेचर वाइज अच्छा बल दे रहे हैं, क्योंकि ग्रह अपनी राशि का बैठा है और गुरु से दृष्ट है। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी 12वें में बैठ करके माता पिता, पति पत्नी में मतभेद देते हुए और कई बार घर में सुख शांति में मतभेद पैदा करने वाले हो रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, उसे संतुलित ही कहेंगे। सूर्य बुध का यहाँ बैठना व्यक्ति को नौकरी वगैरह में भी दिलचस्पी देने वाला, बैंकिंग वगैरह, शेयर बाजार, कॉमर्स आदि का क्षेत्र आदि को पढ़ने वाला, फैशन को समझने वाला, चरित्रवान, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पे, और नैतिकीय तत्वों को जिम्मेदार रखने वाला या उसका पालन करने वाला, क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पे, और चरित्रवान होने के साथ साथ कृतज्ञ होता है, बड़ों का आदर, धर्म का पालन, दान पुण्य पूजा पाठ करने वाला, क्योंकि गुरु की दृष्टि बुध पे है। पंचम भाव के अधिपति केंद्र त्रिकोण का योग बना रहे हैं और पंचमेश अगर गुरु से दृष्ट होते हों तो कम से कम व्यक्ति कृतज्ञ, मंत्र जापक, भगवान में प्रीति रखने वाला, संततिवान और सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है। तो ये बात मैंने आपको इतनी बताई। अब आगे बढ़ के और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुंडली ज्ञानी है, संपत्तिवान भी है, सुखी भी है और एनर्जेटिक भी है। नौमांस चक्र में जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको लग्न कुंडली में एक अच्छी बात बता दूं। एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां और बाकी ग्रह यहां, मानी कि राहु और केतु को नहीं लिया जाता है। पर जन्म कुंडली के जितने भी पंच तारा ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह कहते हैं, और बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये पंच तारा ग्रह हैं, और राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं। तो जितने भी पंच तारा ग्रह हैं और प्रकाशक ग्रह हैं वो बैठे हैं यहाँ, गुरु, चंद्रमा, शनि, एक मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, यानी कि 1, 2, 3 और 4। राहु और केतु को इस सिद्धांत में नहीं लिया जाता जो मैं बता रहा हूं कि अगर पंच तारा ग्रहों में से सारे ही ग्रह जन्म कुंडली के 4 भावों में बैठे हों, जैसे कि बैठे हैं, तो ये केदार योग होता है। और ऐसा जन्मा जातक ज्ञानी, सुधी, सुखी, मर्मज्ञ और धर्म में आगे बढ़ने वाला होता है। कितना भी धन हो जाए व्यक्ति घमंड ना करे, क्योंकि ये नेचर नहीं है इस कुंडली का। नवांश चक्र में लग्न कुंडली का जो लाभ भाव है, वही लग्न कुंडली नवांश कुंडली के उच्च के शुक्र यहां विराजमान है, जो सांसारिक सुखों के साथ साथ अनुभव, मंत्र जापक, धर्मज्ञ, निपुण और पुरोधा बनाने के साथ साथ सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाते हैं। शुक्र यहाँ पे गुरु की राशि बनी है और यहाँ गुरु की राशि एकादशवें भाव में बनी है। यहाँ एक सिद्धांत कहता है कि लग्न कुंडली के या तो धन भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी अगर दशमांसा चक्र के लग्नेश बन जाते हो, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, ये लाभ भाव की राशि है और यहाँ लग्न में बन गई, यहाँ पे लाभ भाव की राशि है, यही लग्न में बन गई, तो ये बहुत ही ज्यादा, इसको कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हुए देखा जाता है। ये सभी सिद्धांतों का मतलब कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है, और ये बताता है कि व्यक्ति का करियर कभी भी कमजोरी को प्राप्त नहीं करेगा। उत्तरोत्तर व्यक्ति चंद्रमा की तरह और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को या पूर्णता को प्राप्त करता है ना। तो ये दोनों ही जो नवांश चक्र और दशमांसा चक्र आदि बने हैं, ये बड़े ही शुद्ध और परिष्कृत बने हैं।
इसका अर्थ होगा कि ये जातक अपने जीवन में श्रेष्ठता को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति पंचम भाव में उच्च का है, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्र और सूर्य यहां धनु राशि के बैठे जिसके अधिपति पंचम भाव में उच्च के हैं। एक सिद्धांत और भी होगा कि जब दशमांसा चक्र का नवम भाव दशम भाव का स्वामी उच्च का त्रिकोण में हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा धन मान प्रतिष्ठा आदि के मामले में बहुत ही ज्यादा संतुलित से भी ज्यादा बेहतर परिणाम करता है। जो भ्रम पैदा होगा करियर में वो यहाँ शुक्र और सूर्य और लग्न में राहु और केतु के कारण होगा, अन्यथा करियर को कंफ्यूज करने का और भी कोई कारण नहीं बनता है। यहाँ बुध बैठे हैं जो पंचम सप्तम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, शनि गुरु से दृष्ट है, तो व्यक्ति न्याय करता है और अपने करियर में जितनी भी चीजें उसको करनी चाहिए, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए, जितना दिमाग लगाना चाहिए, जितना उसमें पेशेंस रखना चाहिए, उसके लिए शनि सहायक होंगे। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठ करके वापस इस भाव को देख रहे हैं, तो एक चीज जो सिद्धांततः लागू होगा, दशमांसा चक्र में शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे है, और शनि जो हो रहे हैं वो मंगल और चंद्रमा सबको प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से दशमांसा चक्र में विदेशों में रह करके ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा, और वहां पे रहते हुए वहां के हिसाब से उसको ढालने में थोड़ा बहुत समय भी लगेगा। लेकिन व्यक्ति के कारोबार में जो कभी भी कोई दिक्कत होगी वो इसी शनि और मंगल के कारण होगी, या जो भी कहीं संघर्षों का सामना करना पड़ेगा वो इसी शनि और मंगल के कारण करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ भी चंद्रमा और मंगल एक साथ है, यहाँ भी चंद्रमा और मंगल एक साथ है, यहाँ पे चंद्रमा और मंगल का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि विवाह के बाद, वैवाहिक सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति की चपलता, व्यक्ति की चंचलता, व्यक्ति को समझने की शक्ति, व्यक्ति जो जीवन में परेशानियां आ रही हैं, जो चुनौतियों का सामना करेगा, उसके प्रति सकारात्मक रवैया रख करके, उसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण रख करके उसमें सफलता अर्जित करेगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी चंद्रमा मंगल के साथ सूर्य स्वग्रही बैठे हैं, सूर्य 5 नंबर की राशि में वहीं बैठे हैं। ये एक अच्छी बात होगी कि यहाँ चाहे जितना भी संघर्ष देखने को मिल रहा हो, सप्तम भाव के स्वामी के ठीक आगे शनि बैठे हैं, सप्तम भाव के ठीक पीछे शनि चंद्रमा और मंगल आदि ग्रह बैठे हैं, लेकिन ये एनर्जी डालने का काम करेंगे। अगर इस भाव का अधिपति सूर्य यहीं बैठा है तो उसमें बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात नहीं होगी। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के साथ अनुभवों को प्राप्त करता हुआ संपूर्ण लाभ को प्राप्त करेगा और विवाह का सुख सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करेगा, संततिवान होगा, ज्ञानी होगा। साथ ही साथ गुरु और शनि के एक साथ बैठने के कारण लॉयर, जज, वकील और न्याय करने वाला, दूसरों को न्याय दिलाने वाला या सलाह देकर के उसको आगे बढ़ाने वाला, अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पे धन कमाने वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी गुरु शनि साथ में बैठे हैं, यहाँ पे भी गुरु और शनि का संबंध क्रमशः अगर देखेंगे तो बन ही रहा है। गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है और दोनों ही ग्रह परस्पर उच्च के हैं, शनि भी उच्च के हैं, यहाँ पे गुरु भी उच्च के हैं, है ना। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये जातक के जीवन में शनि का संबंध, गुरु का संबंध बहुत ही उच्चतम बन रहा है। हर जगह वो दोनों कम से कम एक साथ है। शनि का नीच भंग राजयोग यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे शनि उच्च के हो गए तो एक अलग तरीके का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। यहाँ पे शनि जो बैठे हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित रहता है, उसका दर्शन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है। कहने का अर्थ ये है। अब मैं एक एक ग्रहों पे आपका ध्यान लेके आ जाऊं, जो नक्षत्रों को भी शामिल करके बोलूंगा। सूर्य लग्न कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो सूर्य सिंह राशि में, इस वजह से सूर्य वर्गोत्तम होंगे। दशमांसा चक्र में सूर्य मित्र की राशि में, इसका अर्थ होगा मित्र की राशि में बैठे हैं ना, धनु राशि में, उसका अधिपति डिस्पोजिटर प्लेनेट भी उच्च का है। इस वजह से सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए सुख देने वाली होगी, और इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्ति माता और पिता दोनों की आयु को वृद्धि रखने वाला, उनको कभी भी कोई चिंता नहीं देने वाला बनाता है, और उनका भरपूर पोषक होता है, बुढ़ापे में सेवा करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय पटल साफ है। जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में परेशानी आती है, जो विकलता आती है, जो घबराहट बेचैनी आती है, वो इस चंद्रमा के कारण आती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों बाहर बैठे हैं। मंगल सूर्य के बाद मैं चंद्रमा की बात करता हूं, तो चंद्रमा बैठे हैं 14 अंश के भरणी नक्षत्र में। व्यक्ति विवाह के बाद जिनसे भी विवाह हो उसके भी भाग्य का उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने वाला, और ये माना हुआ सिद्धांत है कि जिससे भी इस जातिका का विवाह होगा उसका भी भाग्य, अगर कितना भी भाग्यहीन पुरुष से विवाह हो, उसके भी भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाली बात हो जाती है। तो ये चंद्रमा की दशा में होगा। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो सिंह राशि के बैठ रहे हैं, तो चंद्रमा की दशा में व्यक्ति के पराक्रम का बल, यश, मान, पद, संतान, प्रतिष्ठा, कम्युनिकेशन, प्रेम, दया, सहिष्णुता और विवेकवान,
ये सब चंद्रमा की दशा में बुद्धि का बल बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, समझने की शक्ति बढ़ जाए, तर्क बढ़ जाए, आध्यात्मिक पक्ष बढ़ जाए, गुरु मंत्र बढ़ जाए, गुरु मंत्रों का दीक्षा बढ़ जाए, उसके बाद लोगों के प्रति जो बैर भाव होता है वो समाप्त हो जाए, परस्पर व्यक्ति जो होता है वो प्रेमी स्वभाव का हो जाता है, मन थोड़ा शांत और ठंडा रहने लगता है। मंगल जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में रुचक योग, यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो सिंह राशि में बैठे हैं। मंगल की दशा में यहाँ पे इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। इस कारण से मंगल की दशा में मैंने पूर्व में ही बात कही है कि मंगल की दशा में 90% तक लगभग वो दशा आपको कमजोरी दे सकती है और आने वाली है 2033 से जो 7 साल की मंगल की दशा होती है जो 2040 तक चलेगी, वो पूरे 7 साल की दशा को बहुत सावधानी से सतर्क होकर के फूंक फूंक करके कदम रखने वाली बात होगी। वहां पे अतिरिक्त स्थिति में देखें तो बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, लाल तेल या चमेली का तेल बजरंगबली को अर्पित करें, लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र का दान करें, घर में सुंदरकांड का पाठ करें, अखंड कीर्तन करवाएं। ये सब चीजें आपको मंगल की दशा में करनी चाहिए। उसके साथ अगर बात करते हैं तो मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं 4 अंश के और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि कुंडली में और नवमांश चक्र में वो ग्रह जिस स्थिति में बैठा है और दशमांश चक्र के आधार पर वो कम से कम आपको अपनी दशा काल में साहसी तो जरूर बनाएगा और बहुत सारी क्षेत्रों का अनुभव ही देने वाला बना देगा। मतलब उस दशा काल में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और हो सकता है कि उसमें उस दौरान आपको आपके पति और पत्नी से भी, बच्चों से भी काफी कुछ सीखने को मिल जाए, जहां पे आप थोड़े से रुष्ट भी होंगे। बुध जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में सिंह राशि में मघा नक्षत्र में बुध की दशा में भी हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे विद्या, बुद्धि, विवेक, घर में कलह, मानसिक अशांति, निद्रा, कंसंट्रेशन, उसके साथ साथ कृतज्ञता, जिसने आपके लिए कुछ किया है उसके साथ वैर ना हो, उसके साथ झगड़े और लफड़े ना हो। इसके साथ अगर बात करें तो उसी बुध की दशा में व्यक्ति को अपने माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी, घर में कलह का वातावरण होगा, तो वो ना हो। प्राणायाम किया जाए, वात पित्त कफ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सभी चीजों का ध्यान भी रखना होगा। गुरु जन्म कुंडली में मेष राशि में नवांश चक्र में उच्च के हो गए, दशमांश चक्र में उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसकी कुछ भी प्रशंसा के मामले में एक लाइन भी नहीं कहूंगा। लग्न कुंडली में गुरु 12 में है तो आपको न्याय के साथ व्यय करते हुए दिखा रहे हैं, या न्याय के साथ व्यक्ति अपने व्यय के साथ न्याय करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। पिता के कारण कभी कभी उसके जीवन में बदलाव आता है, स्थान परिवर्तन होता है ना, लेकिन वो भी सकारात्मक और उत्तरोत्तर वृद्धि में ही लेके जाता है। यहां भी उच्च के और यहां भी उच्च के, तो व्यक्ति दाम्पत्य में, प्रेम में, विवाह में, सुख में, न्याय में, दर्शन में श्रेष्ठता हासिल करता है। और करियर में भी लग्नेश होकर के उच्च के होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे, अपने श्रेष्ठता के बल पे, अपनी अच्छाइयों के बल पे समाज में नाम अर्जित करता है। ये गुरु की दशा में होगा। संतान हो, सुख हो, दाम्पत्य हो, विवाह हो, ये सब गुरु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति के साथ किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी गुरु की दशा आने वाली है। शुक्र जन्म कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र में 27 अंश पे आत्मकारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में आपका लग्नेश ही आत्मकारक बन रहा है। ये सबसे अच्छी बात होती है जो कुंडली की प्रबलता को मजबूती से सिद्ध करते हैं। और कहने का अर्थ है कि अगर लग्नेश ही आत्मकारक ग्रह हो और लग्न से तीसरे भाव में बैठा हो जिसका अधिपति जन्म कुंडली में उससे केंद्र में, चंद्रमा से शुक्र केंद्र में सुंदर पति और सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चों का योग लगा देता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। नौमांश चक्र में वही शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हैं उच्च के, तो लग्न कुंडली में गुरु भी उच्च के हो जा रहे हैं नौमांश में, और उसके साथ सूर्य भी वर्गोत्तम हो गए और गुरु भी उच्च के हो गए, शुक्र भी उच्च के हो गए। तो इसका अर्थ होगा कि अब कहीं से भी आपको, कहीं से भी कोई भी चिंता की बात नहीं है। और शुक्र कम से कम आपको अपनी दशा काल में लाभ, यश, प्रतिष्ठा, सामाजिक नाम और खूब सारा यश प्राप्त करवाएंगे। उसी तरीके से शनि की दशा में अगर बात करते हैं तो शनि का भी उच्च हो जाना, यहाँ नीच के हैं, यहाँ पे उच्च के हो गए, तो गुरु बढ़िया, शुक्र बढ़िया, चंद्रमा बढ़िया, सूर्य बढ़िया और शुक्र के साथ शनि भी बढ़िया हो गए। तो अब भगवान की कृपा है, अब अद्भुत है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भरणी नक्षत्र में बैठे हैं और कहीं से भी कोई घबराने जैसी कोई बात शनि की दशा में भी नहीं है। धर्म का बल, आध्यात्म का बल, चिंतन का बल, पद प्रतिष्ठा का बल शनि की दशा में भी व्यक्ति के जीवन में कष्टदायक नहीं है, बस खाली मंगल की दशा को छोड़ दे तो। शनि के बाद अगर बात करते हैं राहु, तो राहु जन्म कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में मूल त्रिकोण राशि में 18 अंश पे और मघा नक्षत्र के केतु बैठे हैं, बुध बैठे हैं। इस वजह से राहु की दशा में व्यक्ति कम से कम चीजों को समझेगा, अनुभवों की प्राप्ति करेगा, अपने कम्युनिकेशन के बल पे फैशन को समझने वाला, कलाओं को समझने वाला, नृत्य को समझने वाला, पेंटिंग को समझने वाला, चित्रकारी आदि को समझने वाला भी होता है। बहुत गंभीरता से किसी विषय को रखने वाला होता है।
क्लियर है? ये ऐसी आपकी दशाएं रहेंगी। नक्षत्रों के बारे में भी मैंने बात की है। अष्टक वर्ग आदि के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, पैतृक संपत्ति ठीक है, मेहनत और बढ़ाई जा सकती है, अपने कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, मन को और ज़्यादा शांत किया जा सकता है, किसी को भी उत्तर देने की कोई आवश्यकता मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि देना है। आपका व्यक्तित्व ठीक है, इसको और भी ज़्यादा शांत, गतिमान और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। नौकरी के योग ज़्यादा हैं, व्यापार के योग बिल्कुल भी नहीं हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो हमें अपने धर्म को और अपने पिता के साथ अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बना करके रखने की आवश्यकता है। इस कुंडली में वैसे कोई लंबी बीमारी का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी हमें अपने कपड़ों पे शालीनता रखनी है, अपने व्यवहार को शांत रखना है, किसी भी पचड़े से अपने आप को नहीं रखना है। नदी नाला, तालाब, पोखरा, कुआं, समुद्र, ऊंचाइयां, इन सभी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। गोली बंदूक बारूद आदि से बचा करके रखना है। ये सब चीजें करनी है। और कुंडली का दशम स्थान बहुत अच्छा बना है, एकादशवां स्थान थोड़ा कमजोर हो रहा है। इस वजह से अपने अंदर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो ऐसा गुण विकसित करना है। ठाकुर जी के नामों का स्मरण होता रहे, गुरु मंत्र का जप होता रहे, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में, मैंने जैसे कि कहा है, वो आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक नेचर, ज्ञान और गुण को समझने वाला बनाएंगे। मंगल की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी बरत लीजिएगा। कुंडली बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं है। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र में दान करना, श्रवण में, अनुराधा में, अश्विनी में और साथ ही साथ पुष्य में, ये सब किसी भी कार्य को करने के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छे रहेंगे। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। रंग गेरुआ और सफेद बहुत अच्छा है। मित्रता कन्या, मकर और मीन वालों से करें। शत्रुता कर्क, वृश्चिक और मेष वालों से न करें। साथ ही साथ इस कुंडली में संतति का सुख भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी ठीक है और एनर्जी भी ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। ग्रह आपके सामने बैठे, मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।